मैं आपको अगर बताऊं अयोध्या में और अयोध्या से आप कंपैरिजन करें किसी भी जनपद की, तो जितने हॉस्पिटल हमने मानकों के रूप में चलते हुए बंद किए हैं, उतने आपको किसी और मंडल में, किसी और जनपद में नहीं मिलेंगे। से एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपके ऑफिस के पास ही अवैध पेट्रोल पंप चलता है, तो आपको पता भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी हद तक प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है, और जो जितना ज़्यादा छोटा झोला छाप होता है, आप विश्वास करेंगे उसकी उतनी बड़ी पकड़ होती पकड़ है। है राजनीति। वो बिल्कुल राजनीतिक पकड़ होती है किसी भी कार्रवाई के लिए। और अगर एक सेंटर पे हम पहुंचे, तो वो इंटरनेट से भी तेज उनकी सूचना होती है। ये हमें भी आज तक नहीं पता लग पाया कि वो ऐसा क्या सोर्स है उनके पास। उनका जी। एलआईयू आपसे ज्यादा मजबूत है। हम्म। एक सेंटर ही आप बंद कर पाते, आप किसी भी कीमत पे दूसरा नहीं कर पाते। सर, आप बताते हैं, आपका विभाग बताता है कि रुदौली स्वास्थ्य विभाग में बहुत बदलाव है, अच्छे बदलाव है। लेकिन वहीं के विधायक रामचंद्र यादव, वो शिकायत लेके मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं क्या? अगर इस बाकी बात हाँ, इस मामले की अगर हम बात करें, वो चूंकि जनप्रतिनिधि है और हम लोग। आरोपों का सामना तो आप लगातार कर रहे हैं। अभी एक हाल ही निर्मला हॉस्पिटल का मामला है, इसमें ओवरडोज की वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई। तो एज ए सीएमओ इस मैटर को आप कैसे देखें? गलतियां कहाँ पे हुई? दरअसल ये पहला ऐसा प्रकरण है मेरे 10 महीने के कार्यकाल में, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तकनीकियों से जो है वो भरा हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि हमें जो है मानव जीवन, उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्रथम सुख निरुग गया, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इसमें ढिलाई बरता और जानबूझ के गलती करता है, तो त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी शिकायत के कारण अगर हम बात करें, तो पिछले 29 साल की अपनी नौकरी की बात करूंगा, तो लगातार काफी लोग हर जनपद में शिकायत करते रहे कि डॉक्टर साहब जो है कड़ी कार्रवाई करते हैं, और इस बात की ज्यादा शिकायतें होती रही कि हमारी बात कम सुनी जाती है। शुरू से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ना बन के शिक्षक बनूं। तो काफी रुचि थी पढ़ने में और पढ़ाने में। लेकिन चूंकि मदर मेरी अक्सर बीमार रहती थी, और उस समय हमारा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कैसा रहा होगा, अब से 50 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो शुरू से वो यही बोलती थी, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है। लेकिन मेरे फोन पे अक्सर बजरंग बली की जो है वो फोटो रहती है, और सुबह उठते में सबसे पहले दर्शन? बजरंग बली जी के दर्शन, शुरू से भक्त उनका रहा हूँ। अक्सर जब हम हेल्थ या हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है या दिमाग में एक विचार आता है कि वहां पे हम फाइलें, आंकड़े और दवाएं ही ढूंढते रह जाते हैं। दवाओं का तो अपना असर होता ही है, लेकिन घाव को भरने के लिए देखभाल और भरोसे की भी जरूरत पड़ती और उसी भरोसे को कायम रखने के लिए एक सिस्टम दिन रात काम करता रहता है। आज उसी सिस्टम, उसी मेडिकल सिस्टम को समझने के लिए हम बात करेंगे अयोध्या के सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार बनियान जी से, जो इसी सिस्टम का एक खास, एक अहम पहलू है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, सिस्टम को तो समझेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय आपका हो जाए तो। अ, मेरा नाम जैसा आपने बता दिया, डॉक्टर सुशील कुमार बानियान। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, और मेरी पढ़ाई जो स्टार्ट हुई है वो गांव से हुई है। एक गरीब परिवार में पालन पोषण हुआ है। अगर मैं बताऊं कि मेरी स्कूली शिक्षा कैसी रही है, तो वो शायद जमाना आपने देखा ना हो, केवल सुना होगा कि लोग अपनी तख्ती लेके जाते थे बच्चे, अपना कट्टा या बोरा लेके जाते थे, उस पे बैठ के हम पढ़ाई करते थे। प्राइमरी की। है। हाँ। कट्टा मुझे बिहार वाला तो नहीं। तो आप उसे बोरी या बोरा जो भी बोलना हाँ। चाहते हैं, उसे हम लेके जाते थे। घर में जो प्रैक्टिस होती थी, वो स्लेट और स्लेट बत्ती से होती थी। और उस समय आप जानते हैं कि गांव में लाइट का क्या हाल रहा होगा। वो भी सिर्फ कहने का मतलब ये है कि केवल हमारे लिए दिन बचता था पढ़ाई के लिए। तो उसके बाद में चूंकि फादर पोस्ट ऑफिस में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। बुलंदशहर में भी मेरी एजुकेशन हुई है। मैंने
जो है वहाँ 8वीं 9वीं 8वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद में अगर हम बात करें दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत, तो वहाँ मैंने 9th तक पढ़ाई की। उसके बाद में फिर फादर का ट्रांसफ़र रुड़की हो गया, तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटर किया। उसके बाद अगर बात करें उस समय सीपीएमटी चलता था, अब तो नीट आप देख रहे हैं। सीपीएमटी में एग्ज़ाम जब दिया, तो इंटर के जस्ट बाद जब दिया, तो उस समय अनुभव नहीं था, कोचिंग नहीं हुई थी। तो पहली बार में सिलेक्शन जो है ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में हो गया। लेकिन वहाँ जाके काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन मन में कुछ अजीब ख़्यालात आते थे कि नहीं, कुछ और अच्छा करना है। तो वहाँ काफ़ी लोगों से डिस्कशन हुआ, और फिर हमारा एक ग्रुप था, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, और सब आपस में ग्रुप डिस्कशन करते थे और मॉडल पेपर लेते थे, ताकि उन्हें हम कर सकें, देखें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगली बार जब हमने सीपीएमटी दिया, तो हम सभी का जो है, हम सभी उसमें पास हो गए, और 3 लोग उसमें से सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा यहाँ के लिए सिलेक्ट हुए, और एक जो है हमारे लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है केजीएमयू, वहाँ सेलेक्ट हुए, और बाकी 2 जो है वो अन्य कॉलेज में। तो इस तरह से जब एमबीबीएस में गए, और गांव का रहने वाला जब किसी A1 सिटी में चला जाता है, तो वो स्थिति मेरी थी। पहले बताते हैं रैगिंग होती बड़ी होती है। रैगिंग, जहाँ हम रैगिंग की बात करें, तो उस समय तो रैगिंग का जो विरोध है, उसकी करने की भी हिम्मत लोगों की नहीं होती थी। आपकी भी हाँ भई, हम ये मान बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी भी काफ़ी रैगिंग हुई, गाने वाने भी तो बल्कि आए। मैं ये बोलूँ कि मेरे बैच में शायद सबसे ज़्यादा रैगिंग मेरी हुई। ऐसा क्यों? हाँ, वो ऐसा इसलिए कि थोड़ा-सा मेरठ का पानी गड़बड़ है। जैसा आप जानते हैं कि क्रांति की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। ये किसी भी माहौल में रहें, तो थोड़ा-सा क्या बोलें कि इनके व्यवहार में परिवर्तन कम आ पाता है। जैसा आप यहाँ भी देख रहे हैं, और लोग महसूस कर भी रहे हैं कि अगर कहीं किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है, तो उसमें जहाँ हम बोलते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, तो उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। शास्त्र में चूँकि लिखा है, और ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जहाँ हम गरीब जनता की बात करें, वो केवल सरकारी हॉस्पिटल पे आने में विश्वास करते हैं कि उनकी जेब में उतना पैसा नहीं है। और चूँकि उनका विश्वास काफ़ी कम पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में रहा है, तो हमने कोशिश वही की है अपनी टीम के साथ मिलके। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीम है ये, तो ये दिन-रात इसी प्रोजेक्ट में लगी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब जनता है, और हमारे जितने प्रोग्राम हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हम कैसे कर सकें, जल्दी से जल्दी कर सकें, और गुणवत्तापूर्वक कर सकें। सर, अयोध्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अगर आप बात करेंगे, जब मेरे आदेश आए अयोध्या के लिए, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरठ से इसकी दूरी लगभग 750 किलोमीटर है। मैंने अपने तरफ से प्रयास भी किए कि किसी तरह से मॉडिफाई हो जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं हो जाए, लेकिन जब वो असफल रहे प्रयास, तो फिर एडजस्ट करना पड़ा, यहाँ आए। तो फिर वो बड़ा अजीब सा लगा। तो भी राम जी की कृपा रही होगी कि हाँ, हाँ, बिल्कुल। कैंसिल नहीं हुआ आपका राम ध्यान जी है। शायद यही चाहते थे कि आप अयोध्या आए। हाँ, हाँ, आए। वतन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिसका सामना अक्सर करते हैं? अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो हमारे यहाँ विशेषज्ञों की कमी रही है हमेशा। जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वहाँ जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो अधिकतर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस निजी निजी प्रैक्टिस है, वो भी चलती रहे, और गवर्नमेंट जॉब भी वो करते रहे। वहीं इसके विपरीत अगर हम बात करें नर्सिंग होम की, प्राइवेट सेक्टर की, तो वहाँ विशेषज्ञों की कमी नहीं है। लेकिन वहाँ एक दूसरी समस्या जो सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, वो है जो हमारे ईएमओ, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। तो अक्सर ये देखा गया है कि ये जो ईएमओ हैं, नर्सिंग होम वाले, सस्ते के चक्कर में बीएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस रख लेते हैं, जिनकी एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में
जानकारी लगभग ना के बराबर होती है। उन्हें जैसा वो डायरेक्शन देते हैं, केवल उतना ही वो कर पाते हैं। उन्हें बता दिया कि ये इंजेक्शन देना है, इतनी मात्रा में देना, वो दे देंगे। लेकिन उन्हें उसके के बारे में साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होते हैं, तो कई बार उनकी वजह से छोटी-मोटी और दुर्घटनाएँ और कई बार मौत तक हो जाती है। तो ये समस्या दोनों जगह की है। सर ऐसी एक समस्या जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने कहा, आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वहाँ पे इस स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया कैसे जाए? क्योंकि जानकारी का अभाव हम लोगों हुँ, को हुँ, हुँ। जैसे हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उस लेवल पे केवल हमारे सब सेंटर या अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, उन्होंने एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से सेंटर चलाए हैं और वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जिन्हें हम सीएचओ बोलते हैं, वो अपनी सेवाएँ देते हैं। काफ़ी जाँचें भी वो करते हैं, 14 तरह की जाँचें वो करते हैं। और उसके अलावा जो है टेली कंसल्टेशन, वो फ़ोन करके हेडक्वार्टर पे या जो भी नियर बाय डॉक्टर होता है, उससे कंसल्टेशन करके उसे ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। लेकिन डॉक्टर को स्वयं देखना, चाहे हम बात करें चेकअप करना, उसमें और जो सीएचओ है, जिनकी केवल गिनी-चुनी जो जीएनएम हैं, उनकी पढ़ाई केवल 3 साल की होती है, तो उसमें निश्चित रूप से अनुभव की कमी होती है। जहाँ हम बात करें ग्रामीण अंचलों में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वहाँ अगर हम बात करें वहाँ इमरजेंसी सेवाएँ नहीं होती। वहाँ केवल आप डे टाइम में आपको सुविधाएँ मिलती हैं। जैसे ही हमारा ओपीडी टाइम खत्म होता है, वहाँ की सेवाएँ समाप्त हो जाती है, फिर उन्हीं लोगों को जो वहाँ से लाभान्वित होते हैं, इमरजेंसी में अपने ब्लॉक लेवल के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है सीएचसी, उन पे सेवाएँ लेने के लिए आना पड़ता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर कोई इमरजेंसी क्रिटिकल है, तो उसमें जब तक वो वहाँ आते हैं, तब तक काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान हो जाता है, या बात करें कई बार जान बचाने में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। सर एक चीज़ अक्सर देखा है हुँ, कि गाँव क्षेत्र में कि हम लोग जैसे नॉर्मली बुखार हुआ कुछ हुआ, एक पैरासिटामोल खा के हम लोग का सही हो जाता है, लेकिन हुँ। वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं और रिलीफ हो गया, बोला भैया डॉक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अ, आपके बॉडी पे उसका इफेक्ट रहा। अगर हम बात करें जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो चूँकि वो जानते हैं कि वो झोला छाप हैं और जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में डॉक्टर सारे एमबीबीएस हैं और निश्चित रूप से उनके नॉलेज में अंतर होता है, तो उनके पास चैलेंज यही होता है कि वो हमारे पास मरीज़ टिके कैसे? उसमें जहाँ हम बात करें स्टेरॉइड जो ड्रग्स होती हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाएँ। उन्हें इससे मतलब नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इम्यूनिटी डाउन होगी तो और दूसरे रोग उन्हें घेर सकते हैं। जबकि वही मरीज़ अगर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आता है, तो हम जब तक अति आवश्यक ना हो जाए, हम उन्हें स्टेरॉइड नहीं देते हैं। सर सीएससी को लेके जहाँ तक मुझे याद है कि योगी जी ने भी सीएससी का दावा सेवन का रोक दी। उसकी कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं दिखाई दी। अ, तो जब योगी जी मुख्यमंत्री का ये हाल हुँ, हुँ, एक उदाहरण है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल, सीएससी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मुख्यमंत्री इंटरेस्ट ले रहा है इसकी सीएससी की सुविधा नहीं है, तो आम सीएससी को लेके कैसा भरोसा पता है मोबाइल लोगों के बीच? वही जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की कमी है, लेकिन तहसील लेवल के जो हॉस्पिटल हैं, जैसे हम बात करेंगे सोहावल की, रुदौली की, बीकापुर की और मिल्कीपुर की, तो ये अपग्रेडेड हमारी सीएचसी है। यहाँ अगर हम बात करें कुछ अतिरिक्त हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं और वो जो है कुछ स्पेसिफिक सेवाएँ देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल कि जो सिज़ेरियन सेक्शन है, वो हमारे यहाँ तहसील लेवल के हॉस्पिटल पे लगातार रोज़ हो रहे हैं। सारे तहसील तो हाँ, सारे तहसील लेवल पे, लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो हैं बाकी जहाँ केवल सीएचसी है, वो अपग्रेडेड नहीं है और वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ये समस्या है। सर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं आपके यहाँ। अभी उसको लेके क्या तैयारी है? और एक अ, वैक्सीनेशन के साथ एक रिस्क भी है। कोरोना टाइम पे जो वैक्सीनेशन हुआ, कई लोगों से हम लोगों ने सुना कि उसके साइड इफेक्ट बड़े आ रहे हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको लगता है? नहीं, ऐसा दरअसल क्या है कि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम प्रोन हो गए हैं इन्फेक्शन के लिए। अगर आप देखें पहले जितने भी बच्चे होते थे या नवयुवक होते थे, वो फिजिकल एक्सरसाइज किसी न किसी बहाने करते थे। चाहे वो कॉलेज में करें या कॉलेज से बाहर करें,
जैसे हम बात करें कि हाँ, गेम गेम इंडोर आउटडोर दोनों में वो इंटरेस्ट लेते थे। और बाकी भी इसके अलावा कुछ लोग जिम वगैरह आए, वो योगा वगैरह ये सब कुछ करते थे। लेकिन आजकल स्टूडेंट की लाइफ भी बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। पढ़ाई की टेंशन और अपने करियर की टेंशन जो है, उसे फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सारी दे रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें उनकी फूड हैबिट की, तो वो फास्ट टोटली, फूड जो आजकल हाँ, चल रहा टोटली बदल गई है। फास्ट फूड जो है, जिसके लिए डॉक्टर मना करते हैं या लिमिटेड के लिए बोलते हैं, वो जो है उससे बच नहीं पाते। अगर हम बात करें केवल सिंपली कि जब हम बाजार में जाते हैं, तो अधिकतर प्रोडक्ट जो हम खाते हैं वो कढ़ाई में बनते हैं। कभी भी आपने ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं देखा होगा कि जहाँ कढ़ाई का तेल बाहर फेंका जाता हो। यानी कि निश्चित है कि वो रिसाइकलिंग चलती रहती है। हाँ, उसमें केवल चाहे हम ऑयल बोलें या घी जो भी बोलें, उसमें वो डलता है, उससे निकलता कभी नहीं। उसकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। किसी को भी जब वो कोई एक पकौड़ा खाता है या समोसा खाता है, तो उसे लगता है केवल एक समोसा खाया, एक पकौड़ा खाया, इसमें कितना तेल यूज हुआ होगा। नो डाउट तेल कम यूज हुआ है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल वैल्यू ज़्यादा है। जहाँ हम रिफाइंड का भी पकौड़ा खाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने वनस्पति घी का पकौड़ा खाया है। तो इसी जीवन शैली की वजह से, फूड हैबिट की वजह से ये सब दिक्कतें हैं। वरना ऐसा अगर हम बोले कि कोविड के वैक्सीनेशन की वजह से या कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ये सब चीज़ें हैं, ये केवल मिथ है और कुछ नहीं। या क्या हाई एक्सरसाइज जैसे कुछ मैंने देखा है जिनका भी क्राइटेरिया है 30 साल के लड़के से जो एक्सरसाइज कराई जाए, कोई 45 इयर्स का कोई उससे नहीं कराया जाए, सेम सेम बिल्कुल। डाइट भी फॉलो की जाए। दरअसल क्या है कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ना कुछ पूछना चाहते और ना कुछ वो बताना चाहता। अगर हम बात करें कि उससे पहले अगर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करा ले, कोलेस्ट्रॉल कितना है और बाकी की स्थिति क्या है, तो उस हिसाब से उसका शेड्यूल बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे ट्रेनर जो होते हैं, उन्हें उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और सबको एक तरह की वो एक्सरसाइज दे देते हैं। नतीजा आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर। जी। आजकल तो गलत जानकारियां सोशल मीडिया से मिली आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो सोशल मीडिया इस समय है। एक नया डॉक्टर पैदा हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, लोग उस पे ज़्यादा विश्वास करने लगे। उन्हें लगता है कि इसमें जो जानकारी है, वो विशेषज्ञों की राय है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भी कोई जानकारी डाल देंगे, तो धीरे-धीरे वो इतनी वायरल हो जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसे लोग सही मानने लग जाते हैं। ये ये नमक स्थिति। खाओ, वो ना खाओ, जी, ऐसा जी। करो, वैसा करो। अच्छा, बिल्कुल। अभी एक वीडियो हाल ही में देखा बता रहा है कि सेंधा नमक खाएंगे तो बाल मतलब हुँ, हुँ, अगर हुँ, हम हुँ। ज्यादा यूज ऐसा कुछ है क्या कि आयोडीन जो भी नहीं, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप देखें कि पहले ये नमक जो है बाद में आया, पहले सेंधा नमक ही यूज़ होता था पुरातन काल में। तो उस समय ऐसी कोई बालों की समस्या थी ही नहीं। तो इस इससे कोई मतलब नहीं कि बाल झड़ते हैं। ये भी एक मिथ ही है। आपकी सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो ये आम जनता तक कैसे पहुंचे सर? ये उसका लाभ आपने कैसे हाँ, मिलेगा? हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। और जनता जो है जितनी जागरूक है, लेकिन उतनी उसकी रुचि कम है इसमें। जब कोई बीमार पड़ता है अचानक, तब उसे इस आयुष्मान कार्ड की या गोल्डन कार्ड की याद आती, इस योजना की याद आती है। सरकार ने ये सुविधा केवल इसलिए चलाई थी, किसी गरीब को या जो हेड ऑफ फैमिली है या जिसकी वजह से घर चल रहा है, अगर उसे बाई चांस कोई दिक्कत होती है, तो उसका लाभ उठा सके और कोई बच्चा जो है आ, लावारिस या अनाथ ना हो। लेकिन अब भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसमें अब भी रुचि जितनी अपेक्षित होनी चाहिए जनता की, वो नहीं है। नतीजन क्या होता है कि बार बार हमें कैंपेन चलाने पड़ते हैं गोल्डन कार्ड के लिए। जैसे वर्तमान में भी 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये हमारा कैंपेन चल रहा है, गांव गांव में चल रहा है और गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया होगा सर, मतलब कौन कौन बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम बात करें जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सूची बनाई गई थी, उसमें पहले ही चिन्हित कर दिया गया था कि ये लाभार्थी हमारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उन्हें ये सुविधाएँ मिल रही है। या अगर हम कहें, वो लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास
अगर इसका लाभार्थी है तो हमारे गोल्डन कार्ड का भी लाभार्थी, आयुष्मान भारत का भी लाभार्थी वो है। लेकिन चूंकि सभी को वो आवास नहीं उपलब्ध हो पाता, तो इसमें वो भी लाभार्थी हैं जिन्हें वो आवास उपलब्ध नहीं है लेकिन वो पात्र हैं। तो इसी के लिए लगातार हम अभियान चला रहे थे, तो वर्तमान में भी चल रहा है। सर, मेरी तो शुभकामनाएं आपको कि आप यहीं से रिटायरमेंट लेके गए। सवाल ये धन्यवाद है, जी। जब तक आप हैं एज ए सीएम, तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में कहाँ तक इसको देखते हैं, कहाँ तक उसे चेंजेस आ सकते हैं? अगर हम बताएं कि जैसे आपने देखा होगा भी 2047 की परिकल्पना की जा रही है, उसी के अंतर्गत एक है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, या उसमें जैसे भी उत्तर प्रदेश 2047, उसके लगातार हर जनपद में, हर मंडल में बैठक हो रही है कि 2047 हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। आजकल आप एक समस्या देख रहे हो ना, बड़ी आम समस्या है, हर शहर की समस्या है कि हमारे जो जिला अस्पताल है, यानी कि जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ हमेशा बेड फुल आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसकी स्क्रीनिंग करें तो बड़ा अजीबोगरीब आपको डाटा मिलेगा कि अधिकतर सर्जिकल केस वो हैं जो माइनर सर्जरी है, जैसे मोतियाबिंद, जैसे हाइड्रोसील, जैसे हर्निया, इस तरह के केस मिलते हैं। और इनके कारण जब बेड भर जाते हैं तो एक मेजर सर्जरी को भी हमें रेफर करना पड़ता है, अनावश्यक रूप से उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। नो डाउट कि उसे सरकारी सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो उसका खर्चा होगा, जो उसके साथ तीमारदार जाएंगे उनका खर्चा होगा, तो अनावश्यक दबाव जो है वो बनता है। उसी के लिए हमारी योजना ये है कि जो भी हमारे सीएससी हैं, रिमोट एरिया की हो जो भी है, वहाँ अगर माइनर सर्जरी हम करें तो निश्चित रूप से दबाव कम होगा, और जो लाभार्थी अनावश्यक रूप से लखनऊ तक जाते हैं या और कहीं जाते हैं तो उनमें कमी आएगी, और हमारी जो व्यवस्था है चिकित्सा से और सुदृढ़ होगी। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लगभग 2 महीने के बाद ये भी देखेंगे ये माइनर सर्जरी हमारे सीएससी पे होने लगी है। सर, अक्सर ये शिकायतें भी कुछ है माध्यम से। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप होनी से, चाहिए। बिल्कुल। अक्सर ये देखते हैं जैसे सरकारी हॉस्पिटल मशीन तो रहती है, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले लोग इधर उधर रहते हैं। हम्म। तो इस पे आ, सुधार कैसे होता है? अगर हम बात करें, जैसे आपने विशेषज्ञों की के बारे में बताया, मैंने बताया कि वहाँ कमी है, उसी तरह से जहाँ टेक्नीशियन की बात करें तो वहाँ भी एचआर जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी सीटें हैं सैंक्शन, तो उतने पद जो हैं वो उनमें से अधिकतर कम से कम 1/3 खाली रहते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब लोगों की इच्छा ये होती है कि हमें प्राइवेट प्रैक्टिस में रुचि दिखानी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में रुचि दिखानी है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जो है नहीं जाना चाहते। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर का अच्छा हो जाए तो फिर जाने की जरूरत। बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये देखेंगे। सर, जैसे बजट की कमी तो है नहीं सरकार के पास, बजट की कमी नहीं ये है, कभी लगता है इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी है। जैसे आप किसी भी डॉक्टर से अगर पूछें तो वो नर्सिंग होम तो खोलना चाहता है जिसमें करोड़ों का इन्वेस्ट होगा, और ये जरूरी नहीं कि वो चल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी काम को करना चाहता है। हाँ, जहाँ उसे सरकार 1 लाख से 3 लाख तक की सैलरी दे सकती है, यहाँ वो नहीं आना चाहता। तो जैसे कि हम बोले कि अधिकतर लोगों का यही विश्वास है कि जो विकास है वो शायद आर्थिक ही स्पेशली होता है। तो हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि विकास में सभी वर्ग के सभी लोग शामिल हो, तभी एक सार्थक विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। सर, ऐसे में दवा कंपनियां हो गई और डॉक्टर्स, इन लोग का गठजोड़ बहुत इनका तगड़ा गठजोड़ चलता है। टूट नहीं पा ये भी अगर आप बात करें, ये भी आप प्राइवेट सेक्टर में देखने को आपको मिलेगा। जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, सारी दवाइयाँ हमारे कॉरपोरेशन से आती हैं। पहले सीएमओ अपने लेवल से दवाइयाँ खरीदते थे, नो डाउट। जब ह्यूमन बीइंग है तो मेंटलिटी उसकी लगभग उसी तरह की हो जाती है, कुछ सर, कम आपने ज्यादा। देखा वो पर्चा लिया छोटा सा, उसको किया है। हम ये लगातार चलता बिल्कुल रहता है ऐसा, अभी लेकिन हम लोग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। कई जगह शिकायतें आती हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर भी बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, एक छोटा सा पर्चा यूज निजी करते हैं। प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान हाँ, देना। निजी प्रैक्टिस। लेकिन जहाँ हम अयोध्या की बात करें, अगर हमें किसी की शिकायत प्राप्त होती है और उसके साक्ष्य मिल जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सेम डे उसे संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करें,
वरना फिर थोड़ा-सा दिक्कत इसलिए आती कि हमने जहाँ संज्ञान भी लिया और कार्रवाई की, तो लोग फिर कोर्ट पहुँच जाते हैं और कोर्ट हमेशा साक्ष्य माँगता है, वहाँ फिर हमें हमें दिक्कत आती है। लेकिन जहाँ भी हमें साक्ष्य मिले, तो हमने वहाँ कार्रवाई की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बावजूद ये लोग अपने निजी प्रैक्टिस में लगे हैं। वहाँ पे जहाँ जहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें, अभी सरकार के पिछले सप्ताह ही आदेश आए हैं कि सभी केंद्रों पे जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए और निश्चित रूप से इस पे भी काफ़ी अंकुश लगेगा। सुधार है। बिल्कुल, कल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे कोई जाए तो उसको तुरंत रिफर कर दे। ऐसे कहा नहीं जाता रेफरल सेंटर बन बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे क्या होता है जो मरीज आया है उसके साथ जो परेशानी, हुँ। इस पे अंकुश नहीं लग पा एज ए सीएमओ जैसे आप, मेरा मानना है कि हर जगह सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, लेकिन कुछ देर तो आप उसको देखिए। इमरजेंसी में कोई जाता है, बिल्कुल। दो दवा लिखा है, भैया कर ले जाओ। तो ये समस्याएं यहाँ जो भी है बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इस तरह हॉस्पिटल्स की जब मैंने यहाँ जॉइन किया था मार्च 2025 में, तो शिकायतें काफ़ी अधिक मात्रा में ये वाली थी और हमने संज्ञान भी लिया, हमने कार्रवाई के लिए लिखा भी कुछ केसों में, हमने खुद ही कार्रवाई की और अब आप देख रहे हैं कि वो इस तरह की शिकायतें हैं, लेकिन नाम मात्र की हैं। अब भी अगर कोई इस तरफ कंटीन्यूअस कोई काम करता है, कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी कर्मी हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीएमएस को लिखते हैं और अगर हमारे स्तर की बात होती है तो हम करते हैं। अच्छा सर, जैसे डॉक्टरी पेशा एक ऐसा है, उसकी संवेदनशीलता बड़ी मायने, सेंसिटिव बना। बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। आधी बीमारी उसी से आधी हुँ, बीमारी हुँ। से आपने कहा, "अरे नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा।" हुँ। हमें लगता है कि यार आधा तो हम ऐसे ही सही हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल सही लेकिन बात है। ये देखने को मिलता है स्टाफ जो है कभी-कभी बदसलूकी कर जाता हुँ। है। वो उतना संवेदनशील नहीं रहता, जितना उसको बिल्कुल, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सही तो क्या बात सिर्फ संवेदनशीलता कागजों तक की रहती है। ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और ये एक बहुत बड़ी खामी तो हमारे सिस्टम में है ही और लोग बोलते हैं कि कड़वा बोलने वाले का शहद नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले का जो है ज़हर भी बिक जाता। वही कहानी हमारे यहाँ है। हम शायद अपने आप को ओवरबर्डन समझते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो ये समस्या उस समय ज़्यादा आती है। लेकिन अगर हम बात करें इसी संबंध में जब भी हमें किसी के व्यवहार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि के थ्रू प्राप्त हुई हो, चाहे वो चौथे स्तंभ के थ्रू प्राप्त हुई हो, हम उसमें भी कार्रवाई करते हैं। तो वो भी अब आप देखेंगे कि पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी कुछ व्यवहार परिवर्तन चिकित्सा कर्मियों का हुआ है। है? झोला छाप डॉक्टर सबसे बड़ी समस्या है। अभी आपसे बात चर्चा भी हो रही है। आखिर इन पे अंकुश काहे नहीं लगा पा रहे हैं? जैसे हाँ। ऐसा नहीं है, हुँ, मैं भी हुँ। देखता हूँ, आप भी देखते हैं, हर गली हर चौराहे पे प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है क्या कि कोई आराम से खोल के राजनीतिक संरक्षण है कि आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेशर है आपके ऊपर। जहाँ बंगाली हम डॉक्टर से आप हाँ। पूरे शहर में एक दौरा कर लीजिए सर, हुँ। बंगाली डॉक्टर बैठते हैं, कोई और बैठ गया, जिनके पास बीएमएस की डिग्री है, बीएचएमएस की, वो भी बैठ इंजेक्शन लगा है। इवन कुछ सरकारी, जैसे श्रीराम मैं नाम नहीं लूंगा, श्रीराम हॉस्पिटल है अपने यहाँ, हाँ। तो वहाँ पे कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी क्लिनिक खोल के बैठे शाम को बैठते हैं, तो जबकि बिल्कुल, वो बिल्कुल। अथराइज्ड नहीं। जहाँ-जहाँ भी हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर केवल हम यही काम करते रहेंगे, तो आप विश्वास मानिए कि हमारे सारे प्रोग्राम की गुणवत्ता और उपलब्धि, इन पे निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते, लगातार इस तरफ हमारा अगर कदम की बात करें, तो अकेले मार्च, अप्रैल और मई में हमने 2 दर्जन उन हॉस्पिटल को सील किया, जहाँ इस तरह की दिक्कतें थी, झोला छाप जो है, वो परेशान करते थे। झोला छाप डॉक्टर्स पे आपने कई को बंद किया ना, क्लिनिक, लेकिन उसके बावजूद वो डर नहीं कायम हो पाया। क्यों नहीं, एक दिन आप वो नायक फिल्म वाले अनिल कपूर बन जाते एक दिन के लिए इतनी छापेमारी कर दी कि अपने आप सब बंद करके थक जाते, डेली डेली का रोज कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं दरअसल उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे पास 9 एडिशनल सीएमओ हर जनपद में होने चाहिए और 9 ही डिप्टी सीएमओ होने चाहिए मानक के अनुसार। लेकिन अगर हम देखें तो उसके 1/3 ही हमारे पास हैं। उन्हीं से हमें प्रोग्राम भी चलाने, क्षेत्र की ग्रामीणों की समस्या भी जो है उसे भी देखना है।
तो लगातार अगर हम ये झोला छाप वाली कार्रवाई करेंगे तो हमारे प्रोग्राम पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। लगातार हम प्रोग्राम करते हैं तो इधर फ़र्क पड़ेगा निश्चित रूप से। तो दोनों दोनों में मैनेज संतुलन करना चाहिए। हाँ, संतुलन बनाते हुए, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ अयोध्या में अ, और अयोध्या से आप कंपैरिज़न करें किसी भी जनपद की, तो जितने हॉस्पिटल हमने मानकों के रूप में चलते हुए बंद किए हैं, उतने आपको किसी और मंडल में, किसी और जनपद में नहीं मिलेंगे। यहाँ भी एक मैं एक बताना चाहूँगा कि 79 हॉस्पिटल वो हैं, जिन्होंने इस बार अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि उनके पास मानव संसाधन नहीं था। उन्हें ये पता था कि अगर उन्हें चालू किया, अपना हॉस्पिटल चालू रखा, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा सर, कुछ खबरें पेपर में आई, जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपके ऑफिस के पास ही अवैध पेट्रोल चल रहा है, तो आपको पता भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम जो आते जाते हैं, वो गाड़ी से आते जाते हैं और उस समय जो है लेफ्ट या राइट देखना उतना प्रॉपर तरीके से हो भी नहीं पाता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा, वो तो वही मुहावरा याद आया, चिराग तले चिराग अंधेरा, चले अंदर, बिल्कुल जी, निश्चित रूप से। वही है कि जैसे ही हमें पता लगता है, किसी भी सोर्स से पता लगे, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। और ये भी आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हद तक प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है। और जो जितना ज़्यादा छोटा झोला छाप होता है, आप विश्वास करेंगे उसकी उतनी बड़ी पकड़ होती पकड़ है। है, राजनीति। वो बिल्कुल राजनीतिक पकड़ होती है। तो लेकिन उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम करते रहेंगे, क्योंकि अगर जाँच सही है तो इलाज सही हो पाएगा, अगर जाँच ही सही नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता। तो जांच से और याद आया, लाल पैथोलॉजी हम्म, की आपने, क्या एक्शन अभी आप तक का इसमें हुआ? अगर आप बात कर रहे हैं लाल पैथोलॉजी की, तो पहली बात तो शायद आपने नहीं सुना होगा, किसी भी शहर में अब तक लाल पैथोलॉजी की वो मुख्य ब्रांच के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हुई है। तो यूपी में तो जहाँ मेरी जानकारी है, अब तक किसी ने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। हमने भी, क्योंकि वो पुलिस अधीक्षक का मामला था, उनकी जांच में जो है गड़बड़ हुई थी, रिपोर्ट में गड़बड़ हुई थी, तो हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। और उसके बाद जो है, जब उन्होंने सब कुछ एचआर वगैरह सही किया, अपने रिकॉर्ड सही की, अपने एफिडेविट दिए संबंधित के आगे, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे उन्होंने पैथोलॉजी जो रख रखे थे, वो जो है हमारे रिकॉर्ड के अनुसार नहीं थे, जबकि हम रिन्यूअल में हर बार बोलते हैं कि यदि आप कोई भी चेंज करते हैं, चाहे एचआर में चेंज करें या इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करें, तो सूचना से हमें अवगत कराएंगे। इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। जी, तो अगर इस तरह का वो करते तो निश्चित रूप से ये गलतियां उनसे नहीं होती। अचानक उन्होंने पैथोलॉजी से बदला, उस वजह से शायद ये गलती हुई है। सर, और भविष्य जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, पूरे जिले में 80 पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन और 200 से ज्यादा चल गई है। अभी की अगर हम इतना बात करें डिफरेंस जी, तो अभी अगर हम बात करें केवल दिसंबर की बात करें, तो हमने लगभग 1.5 दर्जन पैथोलॉजी के विरुद्ध कार्रवाई की है। और जैसे आपने ये सूचना बताई, हमारे अन्य सोर्स से भी ये सूचना हमें मिली कि लगभग 3 गुना पैथोलॉजी ज़्यादा चल रही है। लेकिन वो अगर मुख्य रोड पे होती है, तो बड़ी आसानी हो जाती है पहचानने में। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम निकलते हैं किसी भी कार्रवाई के लिए, और अगर एक सेंटर पे हम पहुंचे, तो वो इंटरनेट से भी तेज उनकी सूचना होती है। ये हमें भी आज तक नहीं पता लग पाया कि वो ऐसा क्या सोर्स है आपसे उनके पहले पास। सूचना उनका जी। एलआईयू आपसे ज्यादा मजबूत है। एक सेंटर ही आप बंद कर पाते, आप किसी भी कीमत पे दूसरा नहीं कर पाते। इवन कई तो ऐसे जिन्होंने खाली रोड पे बोर्ड लगा है, हम्म हम्म अंदर हम्म मशीन तक में स्टाफ कर हम्म। तो अगर हम बात करें, कई बार क्या है कि हमारे पास सूचना आती है कि ये लैब है, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल कलेक्शन सेंटर है, वो केवल सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसी न किसी लैब पे वो भेजते हैं, वहां से रिपोर्ट लेते हैं और संबंधित को देते हैं। वो केवल कमीशन बेस्ड काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें लैब मान लेते हैं, शिकायत करते हैं, तो वहाँ भी हम कार्रवाई करते हैं अगर वो इलीगल तरीके से कलेक्शन सेंटर चल रहा है। जैसे आप लाल पैथ की बात करें, तो उसी के एक सेंटर के विरुद्ध भी ऐसी कलेक्शन सेंटर के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। सर, आप बताते हैं, आपका विभाग बताता है कि रुदौली स्वास्थ्य विभाग में बहुत बदलाव है, अच्छे बदलाव है। लेकिन वहीं के विधायक रामचंद्र यादव, वो शिकायत लेके मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं, क्या?
अगर इस हाँ, इस मामले की अगर हम बात करें, वो चूँकि जनप्रतिनिधि है और हम लोक सेवक हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। वो च वो चाहते हैं कि पूरा जो क्योंकि जनप्रतिनिधि है, हर वर्ग तक मतलब एंड तक सभी सेवाएँ पहुँचे और हम भी यही चाहते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं और एक समय में कई सारे कार्यक्रम चल रहे होते हैं, तो उनकी अपेक्षाएँ नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी उनकी योजनाएँ भी हैं। हम किस चीज को उनके लेके नाराज हम हैं? उनके अनुरूप भी काम करना चाहते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना वो अपेक्षा रखते हैं। तो निश्चित रूप से किस चीज नाराज़गी की नाराजगी हो गई सबसे अगर हम बात करें इस समय सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो वो रुधोली है। लेकिन जैसे कई बार वहाँ से शिकायतें प्राप्त होती है, आपने देखा होगा कि एक बार सड़क पे प्रसव हुआ था, उसका संज्ञान लेके हमने कार्रवाई की थी। तो इसी तरह की अगर छोटी भी शिकायतें होती हैं, तो उन तक पहुँचती हैं और चूँकि जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से ये उनका फर्ज भी है कि उसका संज्ञान लेते हुए वो अगर संबंधित से अ, कार्रवाई कराएँ और उसमें देरी हो या ना हो, तो नाराज़गी तो निश्चित रूप से होगी। हम अपने लेवल पे पूरी कोशिश करते हैं कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो लेकिन कुछ जगह देरी होती है तो उस वजह से नाराज़गी होती है। वही नाराज़गी आपने देखी होगी। अब सब ठीक कुछ नाराजगी कम हुई हाँ, नाराज़गी निश्चित रूप से जहाँ हम बात करें कि सीएससी रुधौली में इस समय जितनी सुविधाएँ हैं, उतनी सुविधाएँ हमारे आस-पास कहीं नहीं है। मैं केवल कल की बात करूँगा कि चूँकि वो सीएससी है और वहाँ एक सीजर जो कल हुआ है, वो एक पत्रकार की जो हैं धर्मपत्नी है और ये उनका तीसरा सीजर था। अगर हम बात करें सीजर की तो पहला सीजर केवल सीएससी पे होता है, बाकी को हम ये मानते हुए कि उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हम जिला महिला अस्पताल रेफ़र कर देते हैं और कई बार जिला महिला अस्पताल वाले भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रुधौली की है, इस समय वहाँ जो इमोक सर्जन डॉक्टर फातिमा हसन हैं, वो तीसरे केस तक को भी बड़े आराम से कर देती है और वहाँ की जनता को कहीं दूर-दराज तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर आरोपों का सामना तो आप लगातार कर रहे हैं। अभी हाल ही में निर्मला हॉस्पिटल का मामला है, इसमें ओवरडोज की वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई। तो एज ए सीएमओ इस मैटर को आप कैसे लें? गलतियां कहाँ पे हुई? दरअसल ये पहला ऐसा प्रकरण है मेरे 10 महीने के कार्यकाल में, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तकनीकियों से जो है वो भरा हुआ है। जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस केस की जो सर्जरी है, वो सोना हॉस्पिटल में हुई। अब वहाँ ये नहीं उन्हें पता लग पाया कि उनके किस लेवल पे गड़बड़ी हुई, हो सकता है बेहोशी वाले डॉक्टर की वजह से दिक्कत हुई, ज़्यादा बेहोशी जैसा कुछ लोगों ने ज़िक्र किया कि डोज़ जो है वो एनेस्थीसिया की ज़्यादा दे दी गई। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर्जरी में कहीं न कहीं दिक्कत आई, गलती हो गई और फिर उसे रेफ़र किया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्लड को पतला करने के लिए हेमरिन हाँ, इंजेक्शन हिपेरिन बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अगर आप हिपेरिन की बात करें तो वो निर्मला हॉस्पिटल का मामला है। 5,000 इंटरनेशनल यूनिट उसे दिया जाना था। वो 25,000 दिया गया है जैसा कि बताते हैं। ये लिखित रूप में हाँ, बयान हाँ, हुआ। लिखित रूप में जो है नोट है वो बनोदा जी का, जो उनके ओनर हैं, मालिक के। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बाद में लेकिन उन्होंने अपनी बात को काटा। हाँ, हाँ, जी, तो वो भी है कि जब हमने पूछताछ की, बयान वगैरह लिए, तो अभी पूरे बयान उनके बाकी हैं लेने। उन्होंने बताया कि ना ये राइटिंग मेरी है और ना ही ये सिग्नेचर मेरे हैं। तो हमने उनसे बोला कि अगर इस तरह की कोई बात नहीं है, आपकी राइटिंग नहीं है, आपके सिग्नेचर नहीं है, तो आप ये हमें एक एफ़िडेविट दे दीजिए ताकि हम उस व्यक्ति के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, जिसके द्वारा ये नोट लिखा गया, जो वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से प्रकरण अति गंभीर श्रेणी में आ रहा है। सर चलिए मान लेते हैं हैंड राइटिंग उनकी नहीं सिग्नेचर, बट उनके यहाँ जो डॉक्टर आईसीयू में उसके पास से डिग्री भी आयुष की, वो एथोराइज्ड कैसे हाँ, होगा वहाँ पे? उन्होंने जो बताया क्योंकि हम जब गए तो वहाँ तो उस समय हॉस्पिटल बंद था। हमने 2 बार विज़िट उस हॉस्पिटल हाँ, की वो की। तो वीडियो आया। हाँ, लेकिन उसमें कहीं भी कोई हमें डॉक्टर नहीं दिखाई दिया, ना ही हमें मरीज़ वहाँ दिखाई दिए। तो हम लगातार इस पे जाँच-पड़ताल कर रहे हैं
और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस पे समुचित नहीं, वो कार्रवाई। डिसीजन आपका अच्छा लगा कि आपने सोना हॉस्पिटल और ये निर्मला हॉस्पिटल में मरीज जो एडमिट होते तो उस पे रोक लगा हाँ, दिया, जब वो अच्छा तक लगा आपको। जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं होगी, उनका दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है, उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। मामला इसलिए भी डिले होता चला गया क्योंकि वो निर्मला हॉस्पिटल से फिर पुनः रेफर हुआ और वो मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ के लिए रेफर हुआ। सब गलती वहाँ तो पे हुई, तारीखों को लेके तो गलती ऐसा हुई। कुछ लगता है कि वहाँ भी बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैक्स से भी हम पूरी रिपोर्ट मँगा रहे हैं, उम्मीद है कि हमारे पास कल तक वो आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह उसको ध्यान में रखते हुए संबंधित के खिलाफ सर यहाँ कार्रवाई। तो उन्होंने संवेदनहीनता दिखाई ना कि जैसे आप भगवान तो नहीं, चलिए गलती हो गई, हुँ, 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 हुँ। आपने खुद को जस्टिफाई करने के लिए पहले मीडिया बुलाया। सब 2 चीजें नहीं हो सकती। हुँ, हुँ। पहली चीज, या आप कह रहे हैं कि आपका सिग्नेचर नहीं, फिर आप प्रेस को बुला के प्रेस के सामने कह रहे हैं कि वो जो गुप्ता है, उसका बेटा उनसे पैसा मांगा। हुँ, हुँ, हुँ। आप एक साथ 2 बातें तो कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर बनवाता ये चीजें ऑन मीडिया के सामने आके कह रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। दोनों में से एक चीजें गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो इस पे भी तो आपको कुछ एक्शन ये लेना नहीं, चाहिए। ये भी जाँच का विषय, हम सारी वीडियो अपने सामने रखते हुए उनसे संबंधित भी हम जानकारी पूरी लेंगे और अगर वहाँ भी कोई इस तरह की उनके द्वारा गलती की गई है, तो उसके आधार पर भी निश्चित रूप से पूरे प्रकरण को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो उसकी दिखाई पड़ती है सोना हॉस्पिटल से। अभी तक उस पे कोई जी। एक्शन नहीं लिया गया। आप अगर देखेंगे आप अगर देखेंगे कि केवल एक हॉस्पिटल को ये बोल दिया जाए कि आप आईपीडी करेंगे नहीं, आप किसी मरीज को भर्ती नहीं करेंगे, तो उसके पास बचता भी कुछ नहीं, वो एक क्लिनिक बन के रह जाता है। क्योंकि नहीं, एक्चुअली क्योंकि हुँ, जो पब्लिक डिमांड करती है, हुँ, 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 पब्लिक को बुलडोजर एक्शन पसंद हुँ, हुँ, है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप बुलडोजर चला दीजिए, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो कार्रवाई उसको नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आईसीयू हुँ, में हुँ, सील किया आपने, वो मैं मान लेता हूँ, हुँ, आपने हुँ, उसके हुँ, हाथ पैर काट दिए, लेकिन हुँ, हुँ। सांस तो ले रहा है ना। पब्लिक ये पसंद करती है, मतलब सांस उसकी थोड़ी देर के लिए रुक जाए। बिल्कुल, इस बिल्कुल, तरीके के एक्शन का बिल्कुल। डिमांड क्यों चाहते हैं? तो दरअसल क्या है कि इनके कॉन्टैक्ट में कुछ एडवोकेट भी हैं, जो हमें पता लगा। अगर हम समुचित साक्ष्य के बगैर कार्रवाई करेंगे, तो फिर हमें यू टर्न शायद हाई कोर्ट में लेना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि कार्रवाई हो और फिर हमें यू टर्न लेना पड़े। इसीलिए हम सारे साक्ष्य जुटाते हुए कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी कई हॉस्पिटल ऐसे हुए जिनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की, लेकिन साक्ष्य चूंकि भरपूर नहीं थे, तो इस वजह से कई बार यू टर्न लेना पड़ता है। तो इस केस में आप देखें, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। शेड्यूल और डेडलाइन तय की हुई है। हाँ, उम्मीद है कि आप कल शाम तक शायद कुछ कार्रवाई देखेंगे। तो नजीर बनेगी। बिल्कुल नज़ीर बनती रही, बनेगी। क्रांति आपकी दिखेगी। बिल्कुल, मेरठ वाली बिल्कुल। क्रांति आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखेंगे। तो किसी भी दोषी को जो मानव जीवन से खेल करता है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। सर, आईसीयू किसी भी हॉस्पिटल में हो, उसका एक मानक होता है। जैसे जो मुझे पता है कि आईसीयू वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे गाड़ी से टर्न कर जाए, हुँ, 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 एम्बुलेंस हुँ। आ रही है, तो ऐसा कुछ हुँ, 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 हुँ। उस मानक को भी पूरा नहीं कर रहे। आपके पास आधार तो है ही। हाँ, हाँ, नहीं, अगर आप बात करते हैं आईसीयू की, तो हमने आईसीयू इसलिए उनका जो संचालन था वो भी हमने सील किया। उसमें जो गाइडलाइन है वो कहती है कि आप बेसमेंट में पेशेंट संबंधी कोई भी यूनिट संचालित नहीं कर सकते। तो उसमें ना आप वार्ड रख सकते हैं, ना आईसीयू, ना आईसीसीयू रख सकते हैं। दूसरा, जहाँ आपने एम्बुलेंस की बात की, तो एम्बुलेंस में चूँकि यू टर्न वाली कहानी है, मेन रोड पे है, तो उसे तो हम नहीं बोलेंगे आगे जाके वो यू टर्न ले सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी अगर हॉस्पिटल है, जहाँ एम्बुलेंस की एंट्री और एग्जिट बाधित होती है, नहीं हो पाती है, तो वहाँ भी कार्रवाई होगी। आपका कल एक बयान आया था कि जैसे आयुष्मान से वो जुड़ा हुआ हॉस्पिटल, हुँ, हुँ, हुँ। आपने बयान दिया, अच्छा लगा लोगों को, लेकिन साथ में एक चर्चा शुरू हो गई कि सीएमओ साहब कहीं न कहीं उसको लूपहोल से बचना चाह रहे हैं। आयुष्मान भारत के अंदर अटैच है वो हॉस्पिटल। वो एक लूपहोल खोज रहे हैं कि हम कार्रवाई एक्शन ले अभी नहीं रहे, हुँ। थोड़ा डिले कर रहे हैं। अब ऐसी थोड़ा-सा चर्चा इसलिए है। दरअसल क्या है कि पहले हमने बहुत त्वरित गति से कार्रवाइयाँ की हैं। हुँ। उसका नतीजा ये रहा कि हमारी शिकायतें जो है वो उप मुख्यमंत्री से होते हुए भी आखिर तक मुख्यमंत्री तक पहुँची है। हुँ। तो हम नहीं चाहते कि अनावश्यक रूप से लोग शिकायत करें, जब तक हमारे पास संपूर्ण साक्ष्य ना हो और अपेक्षित साक्ष्य ना हो कि हम कार्रवाई करें, नहीं तो फिर वही उस
शिकायत को बल मिलेगा, जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो शिकायत ये शिकायत करें। पहली बार आपके मुख्यमंत्री तक पहुंची, इसके पहले भी आपको शिकायत अ, हो चुकी है? मतलब अगर अयोध्या से अगर हम बात करें, मैं केवल अपनी बात करूंगा, अपने अयोध्या की बात नहीं करूंगा, अपने विभाग की बात नहीं करूंगा। इससे पूर्व भी ये त्वरित गति से जो कार्रवाई मैं करता हूँ, चाहे किसी भी जनपद में रहा हूँ, तो लोग जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से जाते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाओं पे मैं खरा नहीं उतरता। उनका मानना ये है कि जैसे आजकल भी लोग बोल रहे हैं कि मानवीय भूल है, जो भी हॉस्पिटल हो आखिर में यही बोलता है, मानव जीवन से खेल की मानवीय भूल है। तो हमारा मानना ये है कि हमें जो है मानव जीवन अ, उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए, प्रथम सुख निरोग काया, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इसमें ढिलाई बरता और जानबूझ के गलती करता है, तो त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के कारण अगर हम बात करें, तो पिछले 29 साल की अपनी नौकरी की बात करूँगा, तो लगातार काफ़ी लोग हर जनपद में शिकायत करते रहे कि डॉक्टर साहब जो है कड़ी कार्रवाई करते हैं, और इस बात की ज़्यादा शिकायतें होती रही कि हमारी बात कम सुनी जाती है। ये शिकायत इस सरकार में जाता है, इसके पहले की सरकार में जाता है? नहीं, दो कोई सरकार कोई सी भी रही हो, हमेशा ये शिकायतें होती रही है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि कार्रवाई में जिस भी जनपद में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई है। तो अब चूंकि ये ऐसा प्रकरण है, तकनीकियों से भरा हुआ है, कई हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि किसी को शिकायत करने का मौका मिले, शिकायत और ज़्यादा, क्योंकि अभी तक जांच लंबित है मेरी, तो हम भी ये चाहते हैं कि संभल के आगे बढ़ें। 2 ये शिकायतें और हैं सर, जो हुँ। आपके खिलाफ आई हैं। शिकायत का आरोप लगा हुँ, है। हुँ, हुँ। एक जलौरा निवासी है अश्विनी कुमार। जी। उन्होंने 25 बिंदु है, हुँ, हुँ, जिसको हुँ। लेके मुख्यमंत्री से शिकायत है। हुँ, हुँ, हुँ। इस पे जो आरोप लगे, जाँच के नाम पर पैसा लेने का आरोप आपके ऊपर, हुँ, हुँ, हुँ। जूनियर कर्मचारियों को इंचार्ज आप बना देते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। सीनियर्स को तवज्जो नहीं देते, हुँ, हुँ, हुँ। और 1 दिन की छुट्टी के लिए ₹200 की माँग करता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये शिकायतें उन्होंने उसमें शामिल की, आरोप लगाया। इसको कहाँ तक सही मानते हैं, और क्या इन अ, शिकायतों से पहले हुँ। एज़ अ सीएमओ आप दुखी नहीं होते कि यार छोटे-छोटे आरोप, मैं तो 200 इतना करता हूँ और इतना कर रहा हूँ मैं, ऐसे आरोप मेरे पर लगा। नहीं, दरअसल क्या है कि जब आप ज़्यादा काम करते हैं, तो आपकी ज़्यादा शिकायतें लाज़मी होती हैं। उस व्यक्ति की शिकायतें बहुत कम होती है, केवल एक ही शिकायत ये है जो काम नहीं करता, उससे शिकायत यही है कि ये काम नहीं करता है। लेकिन जब आप काम करते हैं, तो फिर शिकायतें ज़्यादा होती हैं। इस प्रकरण की अगर हम बात करें, तो ये जो शिकायत करता है, इनके बारे में शायद आप भली-भाँति अवगत होंगे कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। और जहाँ बात करें इनकी शिकायतों की, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अवकाश देने की ₹200 वाली बात है। स्पेशली हमारे यहाँ जितनी भी आकस्मिक अवकाश होते हैं, उसे हम तत्काल सेम डे या 24 घंटे के अंदर उसे सैंक्शन करते हैं। बाकी अगर जो लंबे अवकाश होते हैं, उससे संबंधित पेपर हमारे पास संस्कृति सहित संबंधित एमओआईसी के आ जाते हैं। उसे भी हम कोशिश करते हैं कि 1 सप्ताह में ये हो जाए। अगर कागज़ जो अभिलेख हैं, उनसे संबंधित हमारे पास पूरे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो उन्हें लिख दिया जाता है, उन्हें अवगत करा दिया जाता है कि ये जो है हमें पेपर भेजें, ये अभिलेख भेजें, ताकि इनका अवकाश स्वीकृत किया जा सके। जहाँ बात करें हम कि जूनियर को इंचार्ज बना दिया जाता है, हमने जब से मैं आया हूँ 3 बार हमने लेटर जारी किए, यदि कोई भी इंचार्ज बनना चाहता है, तो अवगत कराएँ, क्योंकि आप आश्चर्य करेंगे कि आज की डेट में या वर्तमान समय में जहाँ हम बात करें एमओआईसी की या अधीक्षक की सीएससी की, वहाँ इस समय इतना टेंशन है लोगों को कि उससे बचना चाहते हैं। खासकर वो जो सीनियर हैं, क्योंकि उनके प्रमोशन भी अवेटेड हैं। अगर कोई भी उनसे गलती हो जाती है, तो प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। तो जब हमने 3 बार हमने लेटर निकाले और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मजबूरी में अगर हम एक ही उदाहरण दूँगा। सीनियर्स डर की वजह से मतलब इंचार्ज में हाँ, यही कारण, नहीं ले रहे। कार्य का दबाव ज़्यादा है, दूसरा डर थोड़ा-सा लगता ही है। प्रमोशन सबको चाहिए। प्रमोशन सबको चाहिए होता है, काम कम करना। काम कम करना पड़ेगा। तो सर, इन एडिट सबके बीच में आपका कार्यकाल, मतलब जब से आप इस पेशे में हैं, ऐसा कोई मिसाल या नज़ीर आपके दिमाग में हो कि हाँ, इस विभाग ने मिसाल एक कायम किसी की जान बचा के ऐसे? नहीं, अगर इस तरह की हम बात करें, तो ऐसे अनेक केस आप देखेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन में मरीज आया, चाहे वो हमारी सीएचसी पे आए
ये हमारे जिला अस्पताल में आए या हमारे मेडिकल कॉलेज आए, और वो ये सोचते रहे कि हमें शायद जान बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा या हमें कहीं रेफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे अनेकों केस हमारे पास रहे हैं। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा कि तारुण गांव का एक खंडा सा गांव है, वहाँ के दो बच्चे थे। एक शायद 12-13 साल का था और एक 14-15 साल का था। तो वो दोनों जो है लोगों ने बताया कि ये जन्म से मोतियाबिंद के शिकार है और इस वजह से उनका ऑपरेशन नहीं कर पाए थे। तो जब मुझे पता लगा ये, हमने दोनों को लगातार कई बार बुलाया, जांच उनकी कराई और उसमें अभी जो बच्ची है उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया गया और वो सफल रहा। और अब जो है बच्चे की बारी है, उम्मीद है कि हम इसमें भी कुछ न कुछ कर दिखाएंगे। तो इस तरह के काफ़ी केस मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ लोगों ने हाथ पहले ही खड़े कर दिए थे, हमने इस तरह के काम किए। सर एक सवाल छूट गया आरोप का। जी। तो जैसे एक केस आया था राहुल वर्मा का। राहुल वर्मा आरक्षित जो पुलिस भर्ती निकली थी उसमें सिलेक्शन हुआ। उसको दूरदृष्टि का जो रिपोर्ट आई थी वो जिला और मंडल स्तर का लेवल पे मेडिकल बोर्ड रहता है, उसमें उसको अनफिट करते हैं। आपके ऑफिस में उसमें पास करते हैं। तो इसी को लेके वो हाई कोर्ट चला गया और आप एसएसपी ने आख्या भी मांगी थी। शायद वहां का जो था मेडिकल बोर्ड उसने 6/24 का वो दिया था और आपके यहाँ 6/6 हो गया। ये इतना बड़ा चेंजेस कहाँ, मतलब अगर हम बात करें मेडिकल हो या फिटनेस हो, वो कई लेवल के होते हैं और कई तरह कार्यों के लिए होते हैं। तो जो मेडिकल बोर्ड ये था उस समय भर्ती के लिए था, इसमें सभी विशेषज्ञ होते हैं, चाहे वो सर्जन हो, चाहे फिजिशियन हो या ईएनटी वाले हो या आई वाले हो। इसके अलावा एक उनका अध्यक्ष भी होता है। तो उसमें समुचित जांच की जाती है, चाहे आँख, नाक, कान, गले की हो, चाहे चेस्ट की हो या जो भी हो। तो कोशिश करते हैं कि उसमें अगर फिट है तो वो आगे बढ़े। उसमें वो देखा गया या जो भी मान लीजिए आप शिकायत प्राप्त हुई, मुझे अब भी याद है कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं ग्रामीण, उस समय हमारी मानवाधिकार आयोग या महिला आयोग की सदस्य जो आई हुई थी, मीटिंग चल रही थी, तो उसी डाइस पे उनके द्वारा शिकायत की गई कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी की शिकायतें मुझे मिली है। तो मैंने नेक्स्ट डे ये है, इसमें 2 लोगों को पैनल से हटा दिया था, दूसरों को रख दिया गया था। लेकिन इसी में जब उस कैंडिडेट की, आप राहुल की बात कर रहे हैं, फिर उसने एक जनरल वाले फिटनेस के लिए अप्लाई किया, जो विशेष कार्यों के लिए, जैसे नौकरी के लिए हम बात करें, वो नहीं होता है। उसने केवल वो एक हाँ, एक केवल आई स्पेशलिस्ट के पास गया, वहाँ से फिटनेस बनवाया और हमारे यहाँ से उस फिटनेस के आधार पे वो पास हो गया। ये फिटनेस मेडिकल कॉलेज में बना था, उसके आधार पे केवल हमने उसे फिट दिखाया। लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड की बात करें तो उसकी वैल्यू अलग है और जो जनरल फिटनेस की बात है वो अलग है। किसी लेवल पे नहीं थी। नहीं, गलतियाँ नो डाउट की हुई हैं, लेकिन चूँकि उसने फिर जनरल फिटनेस माँगा, वो नौकरी के लिए नहीं था। सर अब हम लोग आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एक सवाल मन में आता, डॉक्टर ना होते हुए क्या बनना पसंद है? ये तो अगर आप मेरे किसी भी अधिकारी से और कर्मचारी से पूछेंगे, और मेरी खुद भी शुरू से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ना बन के शिक्षक बनूं। तो काफ़ी रुचि थी पढ़ने में और पढ़ाने में। लेकिन चूंकि मदर मेरी अक्सर बीमार रहती थी और उस समय हमारा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कैसा रहा होगा, अब से 50 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो शुरू से वो यही बोलती थी, बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है। क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते थे तो उस सुविधा के नाम पे वहाँ दवाइयाँ भी पर्याप्त नहीं थी, वहाँ इन्वेस्टिगेशन पर्याप्त नहीं थे। तो वही एक मन को बात लग गई और बस और कुछ प्रयास नहीं किया, सीधे इस तरफ तैयारी करते रहे। तैयारी कहाँ से किया? दरअसल क्या है कि हमारे टाइम में कोचिंग और ट्यूशन, इसका कोई ज़्यादा महत्व था नहीं, लोग इस तरफ जाते भी नहीं थे। तो सीपीएमटी के हमने वो 10 ईयर पेपर आते थे उस समय, अब भी शायद आते होंगे नीट के, तो उसे हमने इंटर में ले लिया था और लगातार उन्हें कर रहे थे। हाँ, सोल्व करते थे।
उसी तरह के जो हमारी बुक्स होती थी, उसमें पीछे की तरफ जब चैप्टर खत्म हो जाता था, उस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप दिए जाते थे। आप आश्चर्य करेंगे कि बुक्स के और वो 10 ईयर या मॉडल पेपर वो किए, और ऊपर वाले ने बड़ा अजब सा साथ दिया कि पहली बार में, जैसे मैंने बताया, स्कूल में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर हम तैयारी करते रहे और फिर हम एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। अयोध्या में आए आप, राम मंदिर के दर्शन हुआ? यहाँ अगर मैं बात करूं, जब मैं आया था पहले दिन, तो रात भर बड़ी कसम कसमें रहा। 28 फरवरी को आदेश हमारे हुए थे, उसमें शायद 4 या 5 सीएमओ के आदेश हुए थे। और जब कसम कस रही तो मेरे बेटे ने जो है मेरा टिकट करा दिया दिल्ली से बाय एयर। यहाँ मैं आ गया नेक्स्ट डे ही, 1 मार्च को। और फिर जैसी गाड़ी में बैठा तो मैंने पूछा, सब दर्शन हो सकते हैं? ड्राइवर को शायद उतनी जानकारी नहीं थी, तो उसने बोला आज संभव नहीं है, उसके लिए स्लॉट वगैरह लेना पड़ता है, ये है वो है। ऑफिस में जरूर बैठा लेकिन मन नहीं लग रहा था। अगले दिन सबसे पहले मैंने दर्शन किए और माफी मांगी इस बात के लिए कि मुझे नौकरी से पहले, ज्वाइनिंग से पहले दर्शन करें, उसके लिए माफ करें और मुझे प्रेरित करें, मुझे आशीर्वाद दें कि जब तक मैं अयोध्या में हूँ, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो नए आयाम को छुए। और आप देख भी रहे होंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रगति लगातार हो रही नहीं, वो राम जी हनुमान जी के माध्यम से संजीवनी बुद्धि दे रहे हैं। है। बिल्कुल। अगर मैं बताऊं अपने बारे में, तो यहाँ मैं बाद में आया, लेकिन मेरे फोन पे अक्सर बजरंग बली की जो है वो फोटो रहती है। और सुबह उठते में सबसे पहले बजरंग बली जी के दर्शन, शुरू से भक्त उनका रहा हूँ। तो सुखराज कठिन जगह। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और सभी सवालों का जवाब बड़ी सरलता से दिया आपने।